अगली यूनिट पॉलिटी की आप लोगों के सामने है। मैंने पिछली यूनिट में आपको लोकसभा के विषय में बताया था, तो मैंने बात की थी कि हम लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयाँ पढ़ेंगे, लेकिन वो कार्रवाइयाँ बताने से पहले मुझे लगा कि राज्यसभा का जो प्रमुख एक चेहरा है, जो मंत्रिपरिषद, पहले प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद को अगर हम डिस्कस कर लें तो लोकसभा की और राज्यसभा की कार्रवाइयों को पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, कभी हमें कुछ चीज़ों को लिंक करके भी पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, मिनिस्टर की जो काउंसिल है, अगर उसको पहले कर लेते हैं तो हमारे लिए आगे की चीज़ों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। हम सब एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, और लोकतंत्र में जो संघात्मक शासन प्रणाली होती है, मैंने आपको बताया था संघीय कार्यपालिका में कि शासन प्रणालियाँ लोकतंत्र में 2 या 3 प्रकार की होती हैं। 2 बड़ी मुख्य प्रकार की होती हैं। एक तो संघात्मक शासन व्यवस्था है ना, संसदीय, जिसमें संसदीय प्रणाली होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, और दूसरी प्रेसिडेंशियल। तो हमारी तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें संघात्मक, संघीय व्यवस्था मतलब राज्यों का संघ है ना, उसमें उस व्यवस्था में प्रधानमंत्री का जो रोल है वो क्या है, और प्रधानमंत्री शब्द कितना मजबूत है भारतीय लोकतंत्र में। अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो भारत की जो कार्यपालिका है ना, वो पूर्ण रूप से राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ठीक है, ये तो एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का, और देश की समस्त जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसका हेड एक प्रकार से लगा लीजिए राष्ट्रपति है। लेकिन संघीय व्यवस्था में, फेडरल सिस्टम में सर्वोच्च अधिकारी तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक शासक, एक क्वेश्चन आता है कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक शासक कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। भले ही वो सर्वोच्च अधिकारी ना, सर्वोच्च पद पे ना हो, लेकिन शासन के मामले में, शक्ति के मामले में वो सर्वोच्च होता है ना। पूरे देश की सरकार जो चलती है, जो शासन चलता है, उसका प्रमुख होता है। इसके निर्णयों के अनुसार ही देश का शासन प्रशासन कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद के विषय में बात करते हैं, चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री का जो पद है, संघीय शासन व्यवस्था का वास्तविक शासक के रूप में एक पद है ना। इसके अंतर्गत हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं, जिसमें जो लोअर हाउस है लोकसभा, वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुनी जाती है, जिसके अंतर्गत हर 5 वर्ष पे लोकसभा का गठन होता है चुनाव के द्वारा। इसमें जो बहुमत जिस पार्टी को आता है, उस बहुमत दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है, सिंपल भाषा में। ठीक है, या जिस दल को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, बहुमत मिलता है। ठीक है, बहुमत मतलब जितनी सीटें हैं उसकी 50% प्लस 1 सीट। ठीक है, भारत में यह आंकड़ा 272 सीटों का है लोकसभा में, 543 में से। ठीक है, तो उसका जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। और ये किस प्रकार की प्रक्रिया कार्य करती है वो देखते हैं आगे। सबसे पहले इसकी नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75.1 में, अनुच्छेद 75.1 में राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक तरीके से प्रधानमंत्री के पद पे व्यक्ति को शपथ दिलाई जाती है। कौन होता है मैंने बता दिया, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, क्लियर कट। लोकसभा में बहुमत दल का नेता, क्लियर हो गया आपको, और कोई नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या होती है? प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है? प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि प्रधानमंत्री को संसद का सदस्य होना पड़ेगा। मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना होगा। ठीक है, अगर नियुक्ति के समय ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि जिस दिन शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री पद की कोई व्यक्ति, उसी दिन उनको संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। किसे नियुक्त करेगा? जिसको बहुमत दल ने अपना नेता मान लिया हो।
जिसको बहुमत दल ने लोकसभा में अपना नेता मान लिया हो, चाहे वो संसद का सदस्य हो चाहे ना हो, वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा। लेकिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय अगर वो संसद सदस्य नहीं है तो शपथ लेने के 6 महीने के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना होगा, चाहे तो लोकसभा से जीत के आओ चाहे तो राज्यसभा से जीत के आओ, दोनों में से कहीं से जीत के आओ। ठीक है। अधिकतर क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री हमको मिले हैं वो लोकसभा से ही जीत के आते हैं और लोकसभा के ही जो बहुमत दल के जो हमारे नेता हैं वही हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन 2 बार ऐसे अनुभव आए हैं, अवसर आए हैं कि राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार आया था इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री बनी तो उस समय वो राज्यसभा की सदस्य थी। और उसके पश्चात हमारे मनमोहन सिंह जी का पता होगा आपको, ये असम से आए थे राज्यसभा से। तो ज़्यादातर तो ये लोकसभा से लोगों को चुना जाता है एक प्रकार से प्रधानमंत्री, और ये अच्छा भी माना जाता है बिकॉज लोकसभा के लोग डायरेक्ट चुन के आते हैं। तो इतना बड़ा जो शक्तिशाली पद है वो किसी ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलना चाहिए जो डायरेक्ट जनता से चुन के आया हो ना, प्रत्यक्ष रूप से चुन के आया हो। तो भारतीय लोकतंत्र में अब तक 17 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नरेंद्र मोदी 17वें प्रधानमंत्री हमारे हैं, और जिसमें से सिर्फ 2 ही लोग राज्यसभा से चुन के आए हैं। तो आप अर्थ समझ चुके हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। अब इस दौरान इनको नियुक्त करने के दौरान राष्ट्रपति जिस समय प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं या उनको नियुक्ति करते हैं, उस समय वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी विवेक वाली शक्तियाँ यूज़ करते हैं। मतलब ये उनका विशेषाधिकार है कि वह किसको प्रधानमंत्री की पद शपथ दिलाएं। अगर वो संतुष्ट हैं कि इस दल के पास ही बहुमत है तो ही वो उसे शपथ दिलाएंगे, वो बाध्य नहीं है। अगर उनको लगता है कि जो दल हमारे पास रिक्वेस्ट के लिए आया है कि हमारे नेता को आप प्रधानमंत्री बनाओ, उन्हें अगर फील हो कि इनके पास बहुमत नहीं है तो वो उनको नहीं बुलाएंगे, जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ वो अपनी विवेक की शक्तियाँ नियुक्ति के समय भी यूज कर सकते हैं। अब अगली बात आती है टेन्योर, पद अवधि। प्रधानमंत्री का पद कितने साल का है? 5 ईयर्स का। मैंने बताया था सेम लोकसभा के साथ चलता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का हो सकता है। ठीक है। इमरजेंसी में 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना, 6 वर्ष हो सकता है। लेकिन समय से पहले भी ये पद छोड़ सकते हैं, जैसे इस्तीफा दे दिया या कोई आकस्मिक घटना हो जाए तो भी ये पद खाली हो जाता है। ठीक है। तो इसका कोई फिक्स नहीं है, मैक्सिमम टाइम पीरियड फिक्स है 5 साल। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन मिनिमम कुछ फिक्स नहीं है, मिनिमम 1 दिन से लेके 5 वर्ष भी हो सकता है, जब प्रधानमंत्री कभी भी अपने पद से इस्तीफा देने के लिए स्वतंत्र हैं। और जैसे ही वह इस्तीफा देते हैं उनकी पूरी मंत्रिपरिषद, जो कि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिपरिषद वो विघटित हो जाती है। अब इसके साथ ही मैंने एक शब्द लिखा है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद क्या होती है? एक्चुअली जब बहुमत दल का नेता चुना जाता है तो वह अकेला पूरे देश का प्रशासन नहीं चला सकता। इसीलिए वह प्रधानमंत्री जो होता है का जो दावेदार होता है पद का, वो राष्ट्रपति के पास जाके एक लिस्ट देता है कुछ अन्य लोगों की भी। और वो लिस्ट क्या कहलाती है? वो कौन होते हैं? वो लिस्ट लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तो प्रधानमंत्री अपने सारे प्रशासनिक विधायी कार्यों को करने के लिए कुछ लोगों को अपने साथ नियुक्त करता है, जिनको मंत्री कहा जाता है ना, जिनको मंत्री कहा जाता है। और उस पूरे मंडल को मंत्रिपरिषद कहा जाता है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री प्लस अन्य मंत्री होते हैं। ठीक है, उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्रिपरिषद का हेड होता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री स्वयं मंत्रिपरिषद का एक सदस्य होता है। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। मैं नीचे वाला टॉपिक बताऊं। मंत्रिपरिषद का स्वरूप देखिए कैसा होता है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री बनते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री इन्हीं को मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों को क्या बोला जाता है? मंत्रिमंडल। दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? लगा लीजिए कि प्रमुख मंत्री, जो किसी विभाग के सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं, प्रमुख मंत्री होते हैं किसी विभाग के, जैसे शिक्षा विभाग, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, गृह विभाग, है ना, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, HRD मिनिस्ट्री। उसके जो प्रमुख मंत्री होते हैं उसे कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री। और इनकी मदद के लिए हर विभाग में 1 या 1 से अधिक राज्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है? राज्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है।
तो इनको क्या कहते हैं? जो कैबिनेट मंत्री की मदद के लिए मंत्री नियुक्त किए जाते हैं उनको राज्य मंत्री कहा जाता है। इसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS, जैसे अभी आप देखेंगे सुषमा स्वराज विदेश मंत्री हैं और विदेश राज्य मंत्री VK सिंह हैं। तो VK सिंह क्या हो गए? राज्य मंत्री। और सुषमा स्वराज क्या हो गई? कैबिनेट मंत्री। जो प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट बैठक होती है ना, बोलते कैबिनेट की बैठक हो रही है, हर हफ्ते होती है, उसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही हिस्सा लेते हैं। ये सारे मंत्री परिषद के सारे लोग हिस्सा नहीं लेते। मंत्री परिषद के केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वही हिस्सा लेते हैं, जो वरिष्ठ मंत्री होते हैं। समझ गए बात को? इसके बाद उप मंत्री, ये भी बड़े मंत्रालयों में मदद देने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी बड़े मंत्रालयों में मदद देने के लिए बनाए जाते हैं। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? कैबिनेट की बैठक में कौन से मंत्री हिस्सा लेते हैं? जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, उनको, उस कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल कहा जाता है। डन है? इन सब का मुखिया कौन होता है? PM होता है। इन सब का हेड कौन होता है? PM होता है। कौन होता है? PM। डन हो गया? मंत्री परिषद क्लियर हो गया आपकी? जब कभी प्रधानमंत्री समय से पहले अपना इस्तीफा देता है या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, इसका अर्थ होता है कि विपक्ष ना एक ये प्रस्ताव लाता है जिसके अंतर्गत वो कहता है कि अब लोकसभा का इस सरकार के प्रति विश्वास नहीं है, अर्थात इस सरकार ने लोकसभा में अपना बहुमत खो दिया है। और अगर ये प्रस्ताव वोटिंग के दौरान पास हो जाए तो इसका मतलब कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो उस कंडीशन में सरकारें गिर जाती हैं। तो जैसे सरकार गिरती है तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो जैसे ही प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो मंत्री परिषद ऑटोमेटिकली भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। समझ गए आप? या ये तो एक केस हो गया, या प्रधानमंत्री किसी भी कारण से अगर हटते हैं, किसी भी कारण से मृत्यु होती है, त्यागपत्र देते हैं, कुछ भी होते हैं, तो उनकी मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा, भले उसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनता है, तो वो फिर से दोबारा अपने नया मंत्री परिषद बनाएगा। भले वो पुराने मंत्रियों को ही मंत्री परिषद में रखे, लेकिन उनको दोबारा से नियुक्त करेगा, दोबारा से उन्हें शपथ लेनी पड़ेगी, सारा प्रोसेस दोबारा होगा। आप लोग समझ गए? तो एक और चीज आती है, मंत्री परिषद किसके प्रसाद पर्यंत है? राष्ट्रपति के। किसके प्रसाद पर्यंत है? राष्ट्रपति के, क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री के कहने पर इनकी नियुक्ति करता है। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर इनकी नियुक्ति करता है, और उसी के कहने के बाद इनको हटा भी सकता है ना? उनको हटा भी सकता है। ठीक है, ये डन हो गया आपका। एक किचन कैबिनेट अभी समझाता हूँ मैं आपको। किचन कैबिनेट चलिए मैं समझाता हूँ। किचन कैबिनेट होती है कि एक छोटा सा बड़ा पावरफुल मंत्रिमंडल, उसमें इन मंत्रियों के अलावा कुछ बाहरी लोग भी शामिल हो जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री को लगे कि जो उनके महत्वपूर्ण लोग हैं, भले वो मंत्री परिषद में हैं चाहे नहीं हैं, उनके साथ वो एक कोर ग्रुप बनाते हैं, एक ऐसा छोटा सा समूह बना लेते हैं जिसपे वो देश हित के लिए कोई बड़े फैसले तुरंत ले सकें, तेजी के साथ ले सकें, और इनकी कार्यशैली बहुत तेज होती है। नेहरू के टाइम में भी किचन कैबिनेट थी, मतलब छोटी सी कैबिनेट। इंदिरा गांधी के टाइम में भी किचन कैबिनेट थी। किचन कैबिनेट का काम क्या होता है कि मंत्री परिषद के कुछ तेज तर्रार सदस्य प्लस प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र कुछ बाहरी लोग भी, वो कोई भी हो सकते हैं जिस पे प्रधानमंत्री का अपना भरोसा होता है। समझ गए आप? तो इसके अंतर्गत एक छोटी कैबिनेट बनती है जो बड़े और त्वरित फैसले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लेती है। समझ में आ गया आपको? डन हो गया। किचन कैबिनेट और मंत्री परिषद क्या हो गया। अब मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य। आपको पता है कि प्रधानमंत्री हमारा वास्तविक शासक है। प्रधानमंत्री ही अपनी नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति को सलाह देता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं और सभी मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के बाद सबको शपथ दिलवाते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, PM मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। मंत्री परिषद का गठन एवं विभागों का बंटवारा कौन करता है? PM करता है। देखिए, नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री कहने पे, अब किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। वो सुषमा स्वराज को विदेश मंत्री बनाएंगे या गृह मंत्री बनाएंगे या रक्षा मंत्री बनाएंगे, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे, मतलब प्रधानमंत्री डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो गठन प्रधानमंत्री कहने पे, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, और विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री के द्वारा। अब अच्छा, इसमें एक और चीज़ है जो 91st है, आई थिंक 91st है या 91st
91वां संशोधन है जिसके अंतर्गत मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी गई है। पहले क्या होता था, सबको खुश करने के लिए गठबंधन सरकारें थी, सबको खुश करने के लिए खूब सारे मंत्री बना दिए, तो इससे क्या होता था, पैसे का बोझ पड़ता था उस प्रशासन के ऊपर। तो अब क्या फिक्स कर दिया गया कि जो हमारे जो लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ है, जैसे 543 या 545, उसके मैक्सिमम 15% की संख्या को ही मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। मतलब जितनी टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, उसका टोटल 15% ही मिनिस्टर बन सकते हैं। समझ गए, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मिनिस्टर्स बन नहीं सकते। समझ गया, डन हो गया। ये केंद्र सरकार की स्थिति में, ठीक है। राज्य सरकार की स्थिति में या आपका यूटीज के केंद्रीय शासित प्रदेशों की स्थिति में ये स्थितियां अलग हैं। राज्य सरकार में तो अमूमन स्थिति यही है 15% की, लेकिन यूटीज में, चाहे दिल्ली, जैसे दिल्ली है, वहाँ मंत्रिमंडल का स्वरूप मैक्सिमम 10% तक होता है। वो मैं आगे आपको कराऊंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगला है मंत्रिमंडल की बैठकों में अध्यक्षता करता है। मैंने आपको बताया था कि हर हफ्ते जो कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट जिसे बोलते हैं, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उसको चेयर कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। यही कैबिनेट, यही मंत्रिमंडल ही देश की सारी नीतियां निर्धारित करता है, देश का शासन कैसे चलाना है, क्या प्रस्ताव पास करने हैं, क्या नियम कानून लाने हैं, देश में सरकार की क्या नीति होने वाली है, सबका फैसला इसी के अंतर्गत ही होता है। और इसके सचिव को कैबिनेट सचिव कहा जाता है, जो IAS का टॉप मोस्ट पोजीशन होता है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया। विदेश नीति का निर्धारण करता है, बिल्कुल सीधी बात है। जो भी देश के ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर प्रधानमंत्री की सीधा दखल होता है, ठीक है। क्या होता है? सीधा दखल होता है। ये हो गया। नीति आयोग, पहले प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, अब नीति आयोग। ये योजना आयोग या नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, ऑटोमेटिक प्रेसिडेंट होता है, अध्यक्ष होता है। नीति आयोग क्या है? जो प्लानिंग करती है हमारे देश में कि कैसे विकास करना है। पहले योजना आयोग नाम था, अब इसको बदल के, खत्म करके नीति आयोग नाम दे दिया गया है। तो इसका ऑटोमेटिक हेड कौन होता है? PM। जो PM की पोस्ट पे होगा वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होगा, तो ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति की कुछ अधिकार हैं, जिसके अंतर्गत की राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों की सूचना देती है। तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री क्या कहता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की ओर से मंत्रिपरिषद के द्वारा किए गए सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति से शेयर करता है, ठीक बात। प्रशासन के क्रियाकलाप की सारी जानकारी राष्ट्रपति को देता है। 78, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये। इसीलिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं कि परोक्ष रूप से मैं शासन पे निगरानी रख सकूं। समझ गए आप? इसीलिए मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं कि इससे उनको जानकारी मिलती रहे कि क्या क्या प्रशासन चल रहा है। समझ गए आप? तो अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के कार्यों की सूचना देता है, मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है, उनको जानकारी से अवगत कराता है। कोई भी विशेष परिस्थिति होती है तो उनको इसके अंतर्गत सूचना प्रदान करता है, प्रशासन के क्रियाकलाप की सूचना प्रदान करता है। कट शॉट, ज़्यादा कुछ नहीं है। PM है, क्लियर हो गया। PM का मंत्रिमंडल क्लियर हो गया। अब ये पूरा पोर्शन डन हो गया है। बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं इसको, और इसमें से क्वेश्चन खूब कूद के आते हैं, जम के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक छोटा सा एक और चीज़ आती है, उप मुख्यमंत्री का पद आपने सुना होगा। उप मुख्यमंत्री है ना, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। भारत में अब तक 8 लोग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन संविधान में उप प्रधानमंत्री नामक पद का कोई भी जिक्र नहीं है। संविधान में उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद नहीं है। डिप्टी पीएम भी एक प्रकार से मंत्रिपरिषद का ही सदस्य होता है। क्या होता है? मंत्रिपरिषद का ही सदस्य होता है, लेकिन वो काफ़ी सीनियर मोस्ट होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जब कभी अस्वस्थ होते हैं या अपने ऑफिस पे नहीं होते हैं या किसी कारणवश वो अपने काम को नहीं संभालते हैं, तो उस समय देखरेख कौन करता है? या विदेश में है तो उस समय देश में शासन कौन चलाता है? उनके स्थान पे उप प्रधानमंत्री। कौन चलाता है? उप प्रधानमंत्री। लेकिन अगर प्रधानमंत्री रेजिग्नेशन कर दें या प्रधानमंत्री की डेथ हो जाए या किसी अन्य प्रकार से वो पद खाली हो जाता है, तो डिप्टी PM कुछ नहीं कर सकता।
ऐसा नहीं है कि वो कार्यवाहक बन जाएगा, ऐसे कुछ भी रेजोल्यूशन नहीं है, कुछ भी पावर्स नहीं है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो सिर्फ खुश करने के लिए पोस्ट बनाई गई है ना, डिप्टी पीएम टाइप का। मतलब कि एक प्रकार से ये लगा लीजिए कि वो मंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है, जिसकी थोड़ी ज़्यादा चलती है और मंत्रियों के अलावा। बाकी और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन उसकी नहीं है। वो प्रधानमंत्री का कार्य संभालता है जब प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में नहीं होते हैं, जैसे बाहर गए हुए हैं या किसी अन्य कारण से छुट्टी पे गए हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का पद अगर खाली हो जाए मृत्यु के द्वारा या त्यागपत्र के द्वारा या और किसी परिस्थिति के द्वारा, तो डिप्टी पीएम नहीं बन सकता, एक्टिंग पीएम भी नहीं बन सकता, कार्यभारी पीएम भी नहीं बन सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो अब तक 8 लोग डिप्टी पीएम बन चुके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले थे, लास्ट थे हमारे ये आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी, है ना। और सबसे ज़्यादा बार डिप्टी पीएम कौन रहे हैं? चौधरी देवीलाल रहे हैं, 2 बार। ठीक है, तो इतना इसमें पढ़ना आपके लिए सफिशिएंट है। तो हमारा ये मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री हमारा कंप्लीट होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति हम समझ गए, संसद का सदस्य होता है, ठीक है ना। इन सब का वेतन क्या है? इन सबको अलग से कोई वेतन नहीं मिलता है। सुन लीजिए, इन लोगों को अलग से कोई वेतन नहीं मिलता है। इन सबको सांसद वाला ही वेतन मिलता है। कौन सा वाला वेतन मिलता है? सांसद वाला। ना तो प्राइम मिनिस्टर की अलग से सैलरी होती है, ना तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, मंत्रिमंडल के मंत्रियों की अलग से सैलरी होती है। वर्तमान में इनकी सैलरी कितनी है? 50,000। कितनी है? 50,000। 2010 के अंतर्गत, 2010 में जो नया इनका पे कमीशन आया था उसके अंतर्गत इनकी बेसिक सैलरी 50,000 है, वही इनको मिलती है। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन लोगों की अपनी कोई, इस पोस्ट की अपनी कोई अलग से सैलरी नहीं है। क्लियर हो गया? आई होप ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होगा। और फटाफट अगली वीडियो में हम लोग आगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की तरफ बढ़ते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई होते ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम सीधे फिर राज्य सरकार की ओर चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।